वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 20 की। यह प्रश्न है, क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियों विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में लिखना है और इसमें जिन बातों पर जोर देना है कि भारत में जो जनजातीय विकास है यानी आदिवासी क्षेत्रों का जो विकास है वह विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है। जाहिर सी बात है, आप बार बार जब भी देखते हैं, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी, आदिवासी क्षेत्रों का शोषण दरअसल मैदानी क्षेत्रों के लोगों की एक विशेषता बनी हुई है। आज भी आदिवासी क्षेत्रों को लेकर जो हमारा नज़रिया है वह नज़रिया बेहद नकारात्मक है। आज भी भारत का आदिवासी क्षेत्र, उसका एक बड़ा हिस्सा मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन सका है और इसी के चलते विभिन्न तरह के विद्रोह या आंदोलन या विभिन्न तरह की घटनाएं, हमें आतंकी घटनाएं आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। नक्सलवादी आंदोलन का एक स्वरूप इसी तरह का है, अर्थात पुनर्वास और विस्थापन। यह पुनर्वास और विस्थापन किस लिए? निश्चित रूप से देश की आर्थिक तरक्की के लिए, आर्थिक विकास के लिए। और इस आर्थिक तरक्की या आर्थिक विकास की जो कीमत है वह भारत के आदिवासियों को चुकानी पड़ती है और यह कीमत किसी न किसी रूप में चुकानी पड़ती है। आज़ादी के बाद आदिवासी क्षेत्रों की चिंता की गई, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक जितने भी प्रयास हुए हैं इस संदर्भ में वह प्रयास काफ़ी नहीं रहे हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के संदर्भ में चाहे 1996 में पेशा अधिनियम लाया गया या 2006 में वन अधिकार अधिनियम लाया गया या फिर 2013 में ऐसा अधिनियम लाया गया जिसमें आदिवासियों की विस्थापन में उनकी सहमति, उनको उचित मुआवजा और उनके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें पारदर्शिता रखी जाए, इसके प्रयास करने की कोशिश की गई। लेकिन यह अधिनियम भी अपने अपने समय में बहुत ज़्यादा जो अपेक्षाएं थी इनसे उन्हें पूरी नहीं कर सके। अर्थात कहीं ना कहीं पूरी तरह से यह आदिवासी जो समाज है वह पुनर्वास और विस्थापन का शिकार रहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नर्मदा क्षेत्र में जो विस्थापन हुआ, जो पुनर्वास की गतिविधियां हुई नर्मदा वैली परियोजना के संदर्भ के लिए, नर्मदा घाटी परियोजना के संदर्भ में, वह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और यही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व के राज्यों के अंदर इस तरह की परियोजनाओं को लेकर जो लगातार सवाल उठते रहते हैं। जो भी हाल में अरुणाचल प्रदेश में कुछ गतिविधियां हमें देखने को मिल रही हैं या फिर उत्तराखंड के क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय निवासियों जो परंपरागत रूप से रह रही हैं उनके साथ जो संघर्ष वहाँ पे देखने को मिल रहा है परियोजनाओं के संदर्भ में, यह सारे के सारे उदाहरण इसी तरह के हैं जहाँ पर यह लगता है कि जो आदिवासी समस्या है या जो जनजातीय विकास है वह जनजातीय विकास पुनर्वास और विस्थापन के इर्द गिर्द ही केंद्रित होकर रह गया है। यानी उन्हें मुख्य धारा में जो शामिल करने की जो योजना थी नीति निर्माताओं की, वह अभी भी पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो सकी है। इस प्रश्न को इसी के मद्देनज़र लिखना है। इस प्रश्न को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि भारत में आदिवासी विकास की कहानी अक्सर विकास परियोजनाओं की चमक के पीछे छिपे विस्थापन और अधूरे पुनर्वास की पीड़ा से जुड़ी रहती है। यह केवल नीतिगत विफलता नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक आर्थिक विडंबना है। विस्थापन एक विकास की चूक। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास के मापक बांध, खदानें और औद्योगिक संयंत्र प्रायः खनिज समृद्ध आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित हुए। यानी कि जो आज़ादी के बाद जो भारत के विकास की कहानी जो लिखी जानी शुरू हुई, उस कहानी का सबसे ज़्यादा शिकार जो हुए वह आदिवासी क्षेत्र हुए, क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों में बांध बनाने थे, खदानें बनानी थी और औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने थे। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894
तथा 2013 का नया अधिनियम सार्वजनिक उद्देश्य को प्राथमिकता देकर बेदखली को वैध ठहराते हैं। नर्मदा घाटी, झारखंड व छत्तीसगढ़ की खदानें इसके उदाहरण हैं, जहां विकास का अर्थ आदिवासियों के लिए जमीन और संस्कृति से विस्थापन रहा। पुनर्वास के संदर्भ में अभी तक हमने विकास के संदर्भ में आदिवासियों की स्थिति देखने की कोशिश की। अब पुनर्वास के संदर्भ में, पुनर्वास अधूरा या त्रुटिपूर्ण रहा। 2013 से पहले पुनर्वास का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। 2013 में एक अधिनियम ले आया गया, RFCTLARR, अर्थात भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लाया गया। इस अधिनियम के तहत सहमति व सामाजिक प्रभाव का आकलन करने का प्रावधान था, लेकिन इस अधिनियम का क्रियान्वयन भी कमजोर रहा। नगद मुआवजा भूमि के सांस्कृतिक व सामुदायिक मूल्य की भरपाई नहीं कर सका। इस अधिनियम से यह उम्मीद थी कि मुआवजा देने में, जो भूमि का मुआवजा देने में, नगद मुआवजा देने में, या फिर सांस्कृतिक और सामुदायिक जो मूल्य थे, यानी आदिवासी संस्कृति को जो बचाए रखने की जिम्मेदारी थी, वह इस अधिनियम के तहत पूरी हो पाएगी, लेकिन यह भी संभव नहीं हो पाया। पुनर्वास स्थलों पर उपजाऊ भूमि या सामुदायिक ढांचा न होने से गरीबी, सांस्कृतिक विघटन और मनोवैज्ञानिक संकट बढ़ा। अर्थात आदिवासियों को जिन क्षेत्रों, जो उनके अपने परंपरागत प्राकृतिक क्षेत्रों से हटाकर जिन जगहों पर उन्हें विस्थापित किया गया, उनका पुनर्वास किया गया, वह पुनर्वास करने वाली जो जगहें थी, वो जगहें न तो उचित रूप से उपजाऊ थी, न वहाँ पर उनका अपना कोई सामाजिक ढांचा विकसित हो सका, और न ही उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान ही अक्षुण्ण रह सकी। इस संदर्भ में हमारे लिए इसमें जरूरी है कि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के बारे में बात की जाए। इस वैकल्पिक दृष्टिकोण के तहत संविधान की 5वीं अनुसूची, पेशा अर्थात पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 और वनाधिकार अधिनियम 2006 आदिवासियों के आत्मशासन, संसाधन अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर देते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे जन आंदोलन टिकाऊ समुदाय आधारित विकास के विकल्प प्रस्तुत करते हैं। ये वो वैकल्पिक विकास के जो दृष्टिकोण हैं या वैकल्पिक दृष्टिकोण हैं, जिनके जरिए दरअसल आदिवासी समाज को उचित रूप से उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक पहचान के साथ साथ उनकी आर्थिक जो निर्भरता है प्राकृतिक स्रोतों पर, उसको बनाए रखने की कोशिश की जा सकती है। यह एक वैकल्पिक दृष्टिकोण थे। कुल मिलाकर इस प्रश्न को इसी रूप में लिखना है और इसका निष्कर्ष हो सकता है कि आदिवासी विकास का प्रमुख अनुभव अब तक विस्थापन और पुनर्वास की धुरी पर केंद्रित रहा है, किंतु वास्तविक प्रगति पुनर्वास पैकेजों से नहीं, बल्कि आदिवासियों को उनकी जमीन, जंगल और संस्कृति के स्वामी व संरक्षक मानकर उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार देने में निहित है। यही मार्ग न्यायपूर्ण, सतत और समावेशी विकास को सुनिश्चित कर सकता है। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।